नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो, सत्य बोलो। क्या राहुल गांधी देश के खिलाफ बोलते हैं? क्या विदेश की धरती से देश की राजनीति के बारे में, लोकतंत्र की सेहत के बारे में बात करना गुनाह है? क्या गांधी परिवार जिसका एक अतीत है, स्वतंत्रता आंदोलन में इकलौता ऐसा परिवार जिसके सभी सदस्य जेल गए, आजादी के बाद इकलौता ऐसा परिवार जिनके दो सदस्य प्रधानमंत्री रहते हुए और पूर्व प्रधानमंत्री होकर दोनों ही अवस्थाओं में देश के लिए जिन्होंने जान दी, उस परिवार के बारे में जिन्हें पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, भारत एक खोज लिखी, ये तो मैं प्रतीकात्मक बातें कह रहा हूं। उस परिवार से राहुल गांधी आते हैं। कोई कहता है कि गांधी टाइटल जो है फर्जी है, चुराया हुआ है, लेकिन हमको सबको पता है कि गांधी टाइटल फिरोज गांधी से उनके नीचे हस्तांतरित हुआ है। ये सारी बातें हैं, लेकिन विषय ये है कि क्या राहुल गांधी देश के विरोध में बोलते हैं? देश के विरोध में बोलने का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना जरूरी कि देश क्या होता है, किसको कहते हैं देश। सरकार देश नहीं हुआ करती। सरकार तो अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, कम से कम 17 सरकारें देश ने देखी है। क्या हर सरकार देश होने का दावा कर सकती है? आने वाले समय में न जाने कितनी सरकारें आएंगी, कितने प्रधानमंत्री होंगे। क्या सभी प्रधानमंत्री, क्या सभी सरकार अपने आप को देश का पर्याय बताएंगे? देश क्या है? देश सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र की चौहद्दी नहीं होती। देश इंसान के बिना नहीं होता। और यह भी सच है, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रवादी भी ये बात मानेंगे कि देश जो है, इसकी सीमाएं बदलती रहती हैं। कभी भारत का मतलब आज का पाकिस्तान भी होता था, आज का बांग्लादेश भी होता था, आज का अफगानिस्तान भी होता था, आज का उससे आगे तक हुआ करता था। लेकिन बाद में भारत की सीमा सीमित होती रही, सीमित होती चली गई। जब हम प्राचीन काल में देश की बात करते हैं, हर राजा अपने आप को अपना देश से जोड़ा करता था। भारत के भीतर भी बहुत सारे देश हुआ करते थे। तो देश का मतलब आज जो है, कल बदल भी सकता है। सोवियत संघ भी कई गणराज्यों का समूह था, देश था। आज टुकड़ों में विभक्त हो गया, कई देश बन गए। ऐसा भी नहीं है कि देश कोई स्थायी भाव है, लेकिन देश फिर भी जिस भाव में भी हमारे साथ है, हम जिस देश के नागरिक हैं उसके प्रति समर्पित रहते आए हैं। यही दुनिया का दस्तूर रहा है। वैसे तो G20 सम्मेलन में हमने एक दुनिया की बात की है, एक फ्यूचर की बात की है, एक विश्व की बात की है। तो सच तो ये है कि भारत की भूमि से दुनिया को एक देश मानने की सोच भी डेवलप हुई है। मानवता उस सबसे बड़ी चीज होती है, उस देश की आत्मा होती है। किसी भी देश की आत्मा मानवता है। खैर, अब आपको लग रहा होगा कि मैं लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी देश के विरोध में बोलते हैं या नहीं, क्या वो जो बोल रहे हैं देश के विरोध में बोल रहे हैं, इस बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विद्वत जनों का पैनल जुड़ चुका है।
हम सबसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव रंजन जी भोपाल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्त मिले तो अपने नाम के आगे अपना परिचय भी लिख लें राजीव रंजन। चलिए, आपका ये आदेश आप जी अगली बार से सत्यदेव चौधरी जी का भी स्वागत है। आप सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता हैं। चांदनी चौक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं और यही गुण आपको हमारे साथ इस पैनल पर जोड़े रखता है। फजील अहमद साहब हमारे कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति, राजनीति का विश्लेषण करने में महारत, सामाजिकता को समझते हैं, धार्मिक सद्भाव के पैरोकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ ओमनाथ जी जुड़े हुए हैं, सरल भाषा में गंभीर बात बोलने के लिए जाने जाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका स्वागत है। और मैं आज बात की शुरुआत फजील अहमद साहब से ही करना चाहता हूँ। फजील अहमद साहब, सीधा सा सवाल है। राहुल गांधी आज लौट आ रहे हैं स्वदेश। एक हफ्ते तक देश से बाहर थे और इस दौरान वो 2-3 देशों का, यूरोपियन कंट्रीज का उन्होंने दौरा किया, जिसमें फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, ये सारी कंट्रीज हैं। सब जगह उनकी डिमांड रही, लोगों की भारी भीड़ रही, लोग उनको देखना चाहते थे, लोग उनको लोकतंत्र के लिए लड़ते हुए देख रहे थे, उस भाव में देख रहे थे और ये महसूस कर रहे थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र के लिए एक लड़ाई चल रही है और राहुल गांधी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस रूप में भी उनका स्वागत हो रहा था। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे हैं, विदेश की धरती पर बोल रहे हैं, अपने देश की आलोचना कर रहे हैं, देश का नाम खराब कर रहे हैं, देश को नीचा दिखा रहे हैं और कुल मिलाकर देश विरोधी बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप फजील अहमद साहब? प्रेम जी, आप सबको मेरा बहुत प्रणाम। और बात वही आती है, हम दिल्ली से ही शुरू कर देते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी और भाजपा के दूसरे बड़े मंत्री लोग कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे अरविंद केजरीवाल, कहते हैं ना कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे, और फिर अगली बार ये कह देते हैं कि हम 80 करोड़ को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। बीजेपी की ये दोनों बातें आती है ना सामने कि 80 करोड़ को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। इसी भारत के अंदर जब आप कह रहे हैं कि पूरा विश्व एक देश है, एक परिवार है, और फिर आप कह रहे हैं कि विदेश की धरती से राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं। अरे भैया, आपके हिसाब से विदेश कोई चीज अब नहीं रह गई है, अब तो पूरी दुनिया एक देश बनने जा रही है। तो किसी एक बात पे जब पूरी दुनिया एक देश बन रही है तो निश्चित रूप से हम अपना दुख दर्द आपसे जरूर बांटेंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप मेरे गांव के नहीं, मेरे जिले के नहीं, मेरे धर्म के नहीं, मेरी जात के नहीं, फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके कभी कनॉट प्लेस पर बैठते हैं तो हम लोग शेयर करते हैं ना अपने सुख दुख को। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी देश का भी नहीं होता। मित्रता वह एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में मानव की मित्रता जानवर से भी हो जाती है, जानवर से भी मित्रता हो जाती है, और जानवर से भी लोग अपना सुख दुख बांटने लगते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनको आदमी के साथ नहीं टहलते हैं तो कुत्तों के साथ टहलते हैं अपने। उनको लगता है कि ये हमारा सवाल जवाब नहीं करेगा। तो जिसको जैसा अच्छा लगे वो जीवन, उसको जीने का पूरा अधिकार है, संवैधानिक, नैतिक, हर तरह से जिसको अपनी खुशी के लिए जो भी करना पड़े। अब राहुल गांधी, आप देखिए, इतना बड़ा आयोजन हुआ देश के अंदर, लेकिन जो बाइडेन जो दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके कहने के बावजूद भी मीडिया को नहीं दिया गया, मीडिया नहीं किया गया, क्योंकि डर था कि मीडिया सवाल पूछ देगी मणिपुर पे। यही डर था ना। आखिर किस लोकतंत्र की आप बात? लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ तो पत्रकारिता है, मीडिया है। यदि आप किसी चीज को पारदर्शी नहीं बनाना चाहते, फिर लोकतंत्र की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। फजील अहमद साहब, आप जो कह रहे हैं, हिंदुस्तान में कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं, सब ठीक है, इससे देश का अपमान नहीं हो रहा है, देश विरोधी आप नहीं बोल रहे हैं, आप एक बात बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी देश से बाहर बोल रहे हैं, समस्या ये है और सवाल इसीलिए है। देश के बाहर सभी चीजें देश के बाहर ही हो रही हैं। यहाँ देश में हो क्या रहा है? सब कुछ तो देश के बाहर हो रहा है।
पूरी बाजार आप तलाश रहे देश के बाहर, गरीबी का निवारण आप देश के बाहर कर रहे हैं, आप पूरे सारी बातें तो देश से बाहर ही करते हैं आप। ये देश देखिए, निश्चित रूप से परिवार का मुखिया यदि परिवार के अंदर कोई माहौल बनाता है तो उसका असर प्रत्येक सदस्य पे पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। अगर कोई जब मीडिया इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष और 50 राष्ट्राध्यक्ष आए, 20 राष्ट्राध्यक्ष आए और 21वां हो गया अब तो, उन लोगों ने भी मीडिया से कुछ बात नहीं कर पाए, फिर काहे का लोकतंत्र है? किस बात का लोकतंत्र है भाई? यदि आप मीडिया को इतना दबा रहे हैं और मीडिया को आपने बाहर निकाल दिया हॉल से, सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि जब आप भारत में कुछ नहीं कह सकते तो आपको कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म उठाना पड़ेगा ना। दुनिया में पंचायत कहाँ होती है? पंचायत तो अपने आपके 10 आदमी होंगे, 10 आदमी हमारे होंगे। निश्चित रूप से भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ। चौधरी साहब, राहुल गांधी देश से बाहर बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की जो प्रमुख संस्थानें हैं उनकी स्वायत्तता खतरे में है, एक तरह की तानाशाही डेवलप हो रही है, ये सारी बातें कह रहे हैं। तो लोकतंत्र अगर हिंदुस्तान का दुनिया में आदर्श हो या किसी भी देश का, तो दुनिया उससे सीखते हैं। जब लोकतंत्र पर खतरा होता है तो दुनिया उस पर चिंतित भी होती है। आज हम लोग यूक्रेन को लेकर के क्यों चिंतित हैं? क्योंकि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण है। उसको जो भी हो, जिस रूप में भी हो, G20 से एक प्रस्ताव तो पारित हुआ कि शांति होनी चाहिए। तो पूरी दुनिया एक दूसरे के लिए चिंतित रहती है। और फजील साहब ने सही कहा कि सब कुछ ग्लोबल स्तर पर हम सोचते हैं, तो लोकतंत्र अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है देश में, तो इस बारे में विदेश में राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? सहमत हैं तो कितनी दूर तक सहमत हैं, असहमत हैं तो क्यों? जी धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, बात यह नहीं है कि राहुल गांधी जी देश में बोल रहे हैं या विदेश में बोल रहे हैं। और अभी फजील अहमद साहब ने बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से इन्होंने समझा दिया कि जब दुनिया एक है तो यहाँ बोलें या अमेरिका में बोलें या डेनमार्क में बोलें, जहां मर्जी बोलें, लेकिन क्या बोल रहे हैं, मतलब तो ये है ना। सवाल ये है कि अगर उन्होंने कोई गलत बोला क्या? अगर वो ठीक बोल रहे हैं तो फिर वो कहीं भी बोलें, चाहे, उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। और अभी इतना बड़ा सम्मेलन देखिए G20 का निकल गया, किसी भी विपक्षियों को मेरे ख्याल से तो कोई मीटिंग उनके साथ में बैठ के हुई नहीं। हमने तो यहाँ के मीडिया के अंदर ये सुना भी नहीं, देखा भी नहीं कि भाई राहुल गांधी कहीं विदेश यात्रा में गए। तो कैसे पता लगेगा लोगों को? लोगों को पता कैसे लगे? बात ये है ना। और लोकतंत्र नाम की चीज तो वाकई राहुल गांधी जी ठीक बोल रहे हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र, हालांकि मैं इसका जिम्मेवार थोड़ा बहुत इन राहुल गांधी जी को या उनकी पार्टी को भी मानता हूं। और थोड़ा बहुत ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की समाप्ति का कारण, तो लोकतंत्र को नहीं होने का कारण तो ये कांग्रेस पार्टी ही है, जिन्होंने हमारी राजनीतिक व्यवस्था आरंभ करी जिसके अंदर बहुमत का ही फैसला नहीं है। बहुमत किसको बोलते हैं यही नहीं पता हमारे को। और फिर वो लोकतंत्र 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 की परिभाषा चलो पहले राहुल गांधी ही बता दें कि लोकतंत्र इसको बोलते हैं। तो जब लोकतंत्र खाली एक मनगढ़ंत बातें बोलते हैं जी, मतलब राहुल गांधी जी को अगर पावर मिल जाए या उनकी बातें सुनी जाए तो लोकतंत्र है, और अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाए तो लोकतंत्र नहीं है। इसी प्रकार हर नेता के साथ में यही चक्कर है। जो सत्ता में बैठा हुआ है उसके लिए तो लोकतंत्र है, जो सत्ता में नहीं है उसके लिए लोकतंत्र नहीं है। तो ये तो कुल मिला के झगड़ा तो समझ लो सत्ता का हो गया ना। जी। सत्ता में कैसे आया जाए, चक्कर तो ये पड़ गया।
जी। बस तो चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को लेकर के चिंता जो राहुल गांधी जता रहे हैं, वास्तव में ये लोकतंत्र के लिए चिंता नहीं है, बल्कि ये सत्ता के लिए बेचैनी है। तो राजीव रंजन जी, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा मानना, मैं सत्यदेव चौधरी साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। अपनी सहमति जताते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ये बात एक तरह से, जिस तरह से बीजेपी नैरेटिव फैलाती है कि हिंदुत्व के बिना देश खतरे में आ जाएगा, इसलिए सारे हिंदू एक हो जाओ, उसी तरह विरोधी पार्टी जो है वो यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। आज तक आप बताइए कि आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी बोला हो, या हमारे पैनल में जो भी लोग बोलते हो, मुझे तो आज तक किसी ने कोई धमकी नहीं दिया कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि नरेंद्र मोदी, ये लोकतंत्र हमारा जो है वो खतरे में है। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार या बीजेपी सरकार के खिलाफ में कोई फैसला दे रही है, नहीं दे रही है? राहुल गांधी की जो सदस्यता की बहाली हुई वो कैसे हुई? वो हाई कोर्ट के जरिए ही हुई ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र हमारा खतरा में है? राहुल गांधी जो कुछ भी बोलना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं। अब दूसरी बात यह है, मीडिया की बात है। आप हमें बताइए कि कौन सी ऐसी सरकार है वर्तमान में और पहले जो मीडिया मैनेजमेंट नहीं करती है? कौन सी ऐसी सरकार है जो मीडिया मैनेजमेंट नहीं करती है? जिस सरकार की, जिस पार्टी की सत्ता में हो या विरोध में हो, जिसकी जितनी शक्ति होती है, जिसकी जितनी हैसियत होती है, अपने हिसाब से वो मीडिया मैनेजमेंट करती है। और यही मीडिया है जो मैनेज भी होती है। और हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र कम, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। सत्यदेव चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि राहुल गांधी की बात यदि मानी जाए, सुनी जाए, तो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। यदि बात न मानी जाए तो लोकतंत्र खतरे में है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो आज के डिबेट का जो सवाल है कि क्या राहुल गांधी देश के बाहर बोल रहे हैं भारत के खिलाफ, तो क्या वो सही है या गलत है? इसके दो आयाम हैं। दो आयाम ये हैं कि पहली बात तो ये कि आपको जो कुछ भी कहना है, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी देश अपने से मजबूत देश के पास जाके ही अपने देश की शिकायत, अपने देश की कमजोरी के बारे में कहता है। आज तक आपने सुना कि अमेरिका का कोई भी नेता, किसी भी पद पर रहने वाला व्यक्ति, इटली का कोई व्यक्ति, फ्रांस का कोई व्यक्ति भारत में आया हो और अपनी देश के बारे में शिकायत करता हो, अपनी देश के बारे में कमी गिनाता हो? नहीं। जो हमसे कमजोर मुल्क है वही हमारे देश में आता है और वहां के जो नेता हैं वो अपने देश की कमियों के बारे में हमसे बताते हैं, जिक्र करते हैं, इस उद्देश्य से कि भारत सरकार जो है हमें मदद करे और हमें वहां जो भी है, जो क्रांति चल रही हो, आंदोलन चल रहा हो, उसमें मदद करे। इस दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि ये सही नहीं है। उनको जो भी है अपनी बात को अपने देश में कहनी चाहिए। बात ठीक है कि हमारा देश जो है वो एक परिवार है, सब कुछ है। हम तो भारतवासी हैं, भारतवासी भाई बहन है, एक परिवार है। क्या हम और आप अपनी घर की कमियों के बारे में, मजबूरियों के बारे में, जो हम रात दिन जो अपने परिवार में उलझन को झेल रहे होते हैं, हर किसी से शेयर तो नहीं करते हैं ना, और करना भी नहीं चाहिए। यदि हम शेयर करेंगे तो हमारे परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा क्या रहेगी? नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी उसी तौर तरीके को अपना रहे हैं जिस तरीके से उनकी दादी जो है, उनकी दादी माँ जब इमरजेंसी इंपोज की देश थे, तो यहाँ के जो उन समय के जो विरोधी लोग थे वो इस फिराक में रहते थे कि हम कुछ भी ऐसा कर दे जिससे कि हमारा ये जो न्यूज जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ जो है वो विदेशी मीडिया में छप जाए। उससे जो है वो भारत की जो सरकार है वो प्रेशर में आ जाएगी। हमें लग रहा है कि इंदिरा गांधी, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी उसी रणनीति को अपनाते हुए भारत से बाहर जाकर बयानबाजी कर रहे हैं, ताकि भारत के बाहर मीडिया में, विदेशी मीडिया में कुछ खबरें छपे जिससे कि भारत सरकार जो है वो प्रेशर में आ जाए। ये अपने हिसाब से वो रणनीति को आजमा रहे हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ये सही नहीं है।
जी राजीव जी, मैं ओम जी के पास आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक दो बात बोलना जरूरी लगता है कि लोग किसी परिवार से देश की तुलना करना बहुत आसानी से कर देते हैं। जैसे परिवार की इज्जत वैसे देश की इज्जत, बाहर नहीं बोलना, जैसे परिवार की बात बाहर नहीं बोलना। परिवार में भी जब जुल्म सीमा से परे हो जाता है, उठ जाता है, बर्तन जब खनकने लगती हैं तो आवाज बाहर जाती है। बर्तन जब घर से बाहर फेंका जाने लगता है तो परिवार से बाहर भी लोग देखते हैं। पंचायत इसीलिए होती है, और परिवार नहीं तो परिवार में लोग एक दूसरे की जान ले बाहर के लोग बोले कि परिवार की बात जो है परिवार में ही रहना चाहिए, और ऐसा ही होता। ऐसा नहीं होता है। परिवार एक सीमा होती है, और प्रतिष्ठा, इज्जत, ये सब दकियानूसी बातें हैं। दकियानूसी बातें हैं। प्रतिष्ठा, इज्जत क्या होता है? मानवता से बड़ी चीज कुछ नहीं होती है। मानवता के लिए परिवार से बाहर, घर से बाहर, देश से बाहर कहीं भी बात बोली जा सकती है। अगर मणिपुर में कुछ घटना घट रही है तो क्या मणिपुर में के लोग क्या करेंगे? मणिपुर के लोगों ने वहां विधायक आकर के गृह मंत्री के पास मिलने आए, समय नहीं मिला। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगे, नहीं मिला। तो मणिपुर के लोग क्या करेंगे? तो वैसे ही होगा। वीडियो फिर वायरल होगा। वायरल हुआ, दुनिया में देखा गया। कई लोग तो कहते हैं वीडियो वायरल करना अनैतिक है। हमने महिला को देश के सामने डिस्प्ले कर दिया नग्न, अनैतिक काम किया। लेकिन ये अनैतिक अगर कुछ समय के लिए गलत मान भी लिया जाए कि अनैतिक था, तो क्या इसको किए बगैर देश और दुनिया सुन रही थी? मणिपुर को नहीं सुन रही थी। तो मणिपुर के लोग क्या करेंगे? क्या यूरोपीय यूनियन ने जो प्रस्ताव पारित किया था, कहा था मणिपुर के बारे में, क्यों कहा था? क्योंकि यही देश की इज्जत देश में रखने वाले लोग मणिपुर को जब इस हालात में बंद कर रहे थे तो ये परिवार से बाहर बर्तन खनकने लगा और आवाज गई, और यूरोपीय यूनियन को बोलना पड़ा, अमेरिका को बोलना पड़ा। इसलिए ये सब थ्योरी हटा दीजिए। नाक और इज्जत और प्रतिष्ठा की सवाल। मानवता से बड़ी कोई भी इज्जत नहीं होती। मानवता की अगर इज्जत हम छोड़ रहे हैं तो नहीं, तो मानवता का भारत में आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है, आपकी बात, एक मिनट, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये मानवता, शर्मसार, लोकतंत्र, हत्या, ये आप जवाब दे लीजिएगा। थोड़े समय बाद आएंगे आपके पास में, आप जवाब दीजिएगा। मैं अब ओम जी के पास आता हूँ। ओम नाथ जी, इस बात को आगे बढ़ाया जाए कि लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज हो रहा है हमारे देश में। और सत्यदेव चौधरी जी ने बात कही कि राहुल गांधी सत्ता के लिए बोल रहे हैं। राजनीतिक दल वो जब जनता के बीच जाते हैं, सत्ता परिवर्तन करने की बात बोलते हैं, तो वो सत्ता के लिए माना जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने तो कह रखा है कि इस चुनाव में कांग्रेस का कोई आदमी प्रधानमंत्री या हम प्रधानमंत्री का दावा भी नहीं कर रहे। तो हम कैसे कहें कि सत्ता के लिए बोल रहे हैं? वो सत्ता बदलने के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है। तो सत्ता बदलने के लिए बोलना, क्योंकि लोकतंत्र उनके हिसाब से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र पीड़ित है, लोकतंत्र संक्रमित है, सांप्रदायिकता है, केरोसिन छिड़का हुआ है देश में। ये सारी बातें राहुल गांधी के हिसाब से हैं। तो सत्ता बदलने के लिए कोशिश करना, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो सत्यदेव चौधरी जी भी कर रहे हैं कि सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, राजनीतिक व्यवस्था बदलनी होगी। तो क्या हम ये कहें कि सत्यदेव चौधरी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं? जी ओमनाथ जी, ऐसा है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, माने भारत के विरोध में बोल रहे हैं, सत्ता परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं, इनके बोलने से या नहीं बोलने से सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। ये जिस दिन से पब्लिक हित की बात करने लगेंगे, पब्लिक जनता की बात करने लगेंगे, तब जाके कुछ होगा भला। देखिए आज के डेट में वो पब्लिक हित में बोलना है या नहीं है, लेकिन पब्लिक को जिस दिन एहसास हो जाएगा कि लोकतंत्र खतरे में है, जैसे इमरजेंसी में पब्लिक को लग गया कि लोकतंत्र खतरे में है तो इंदिरा गांधी को हटा दी, फिर उसके बाद दोबारा आई, चलिए अच्छी बात है। तो नहीं, उसके लिए जयप्रकाश नारायण जी को मेहनत करनी पड़ी थी, आंदोलन करना पड़ा था, जेल जाना पड़ा था। ऐसे ही पब्लिक को नहीं लग गया था।
नहीं तो राहुल गांधी वही चीज पब्लिक को एहसास कराए ना, वो जिस दिन करा लेंगे। और रही बात विदेश में बोल रहे हैं, देश में बोल रहे हैं, आज के डेट में जैसे अब ग्लोबल विलेज टाइप से हम लोग रह रहे हैं। अमेरिका में अगर कुछ होता है तो हम लोग इफेक्टेड होते हैं, हमारे यहाँ कोई चीज होता है तो वो लोग इफेक्टेड होते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही है। कहीं भी कुछ माने अगर प्राकृतिक आपदा आता है, सब कोई उससे प्रभावित होते हैं कुछ ना कुछ। अब ग्लोबल वार्मिंग है तो सब प्रभावित होंगे। लेकिन वो आज के डेट में दिल्ली में बैठ के बोले, चाहे वो अमेठी में बैठ के बोले, ये सब जगह प्रचारित होगा, सब जगह लोग जानेंगे। लेकिन वही बात है, जो बेसिक चीज है, जो जनता की जरूरतें हैं, उस पे बोले। अब आप बोल रहे हैं कि माने सरकार बदलनी है। अरे भाई बदलनी है, लेकिन बदल के आप क्या दे रहे हैं जनता को? कौन कौन चीज ला के दे रहे हैं? कुछ नीति पे बात करें ना। 4 साल हो गया, माने 9 साल हो गया। 9 साल में आप आके क्या करेंगे? ब्लूप्रिंट तो रखिए, वो तो रख नहीं रहे हैं। सिर्फ सरकार हटाओ, इससे जनता को फर्क नहीं पड़ता है। जनता को फर्क पड़ेगा जब उसको लगेगा कि मेरी बात हो रही है। जैसे आप बोले कि जेपी जब कर रहे थे तो लोगों को लगता था कि हाँ सही में मेरा अधिकारों का हनन हुआ है, तो हम इनके पीछे खड़े होंगे। ओमनाथ जी कि जेपी ने जयप्रकाश नारायण जी ने कुछ विकल्प दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, हम सत्ता में आएंगे। और आर्थिक नीति लेकर के आ गए थे कि सामाजिक बदलाव के कोई पॉलिसी लेकर आ गए थे, आए थे क्या? नहीं, वो राजनीति में नहीं थे, ये राजनीति में है। ये प्रधानमंत्री बनने के लिए ही तो है। क्या बात है? इनके राजनीति में नहीं थे। नहीं, सक्रिय राजनीति में उस समय थोड़ी थे। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं देखिए, मेरे कहने का मतलब कि राहुल गांधी अमेरिका में बोले, यूरोप में बोले, कहीं भी बोले, उनको बोलने के लिए स्वतंत्रता है, सब कोई को स्वतंत्रता है, जहां है जो बोले। लेकिन देखिए, ये माने सरकार के खिलाफ बोले क्योंकि वो विपक्ष में है तो बोलेंगे ही। अब अमित शाह तो सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, चाहे उनके कैबिनेट के मंत्री तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो विपक्ष में है वही बोलेंगे। लेकिन जनता को रिलेट कर पाए तभी जाके कुछ परिवर्तन हो सकता है मेरे समझ से। जी मैं फजील साहब के पास आता हूँ। फजील साहब, एक बात इस प्लेटफॉर्म से आ रही है कि राहुल गांधी राजनीतिक कार्यक्रम भी रखें और सरकार बदल जाने से तस्वीर कैसे बदलेगी, ये बात सत्यदेव चौधरी जी भी बोल रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचे, लोकतंत्र क्या है इसके बारे में सोचे, बहुमत क्या है उसके बारे में सोचे, व्यवस्था कैसे बदलेगी उसके बारे में सोचे। सिर्फ विरोध करने से क्या होगा, ये प्रश्न आ रहा है जी। देखिए प्रेम जी, विपक्ष का काम है नीतियों की आलोचना करना, ये विपक्ष का काम है। उसके पास कोई मंत्रालय नहीं होता है कि वो कोई सही काम करे। वो उसमें हमेशा नेगेटिव चीजों खोज के सत्ता निंदक नियर ना राखिए, है ना। हमारे यहाँ भारत की संस्कृति में है, हम लोग पढ़ते थे जब छोटे थे, तो निंदक नियर राखिए, आपकी आवाज थोड़ी जाके कुटुंब समाए, समझ रहे आप। तो हमेशा जो बेहतरीन आदमी होता है वो अपनी निंदा से घबराता नहीं है और निंदक को अपने पास रखता है। जब कई बार जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक रात को 4-4 बजे तक पार्लियामेंट चली है। डॉक्टर फजील अहमद साहब, आपकी आवाज जो है टूट कर आ रही है। हम चाहेंगे कि आप दोबारा अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ना विदेश में जाकर के, भाई विदेश में भी भारत के लोग रहते हैं। आज मालूम है आपको, जो लोग पिछले 5 साल 6 साल पहले 2 लाख रुपया फीस जमा करते थे ना इंडियन रुपीज में, विदेश में पढ़ने वाले बच्चे, आज 4.5 लाख रुपया फीस जमा करनी पड़ रही है, क्योंकि डॉलर का रेट जो है, रुपया बहुत कमजोर हो गया है। उनको बहुत दर्द है इस बात का कि उनके परिवार के लोग कैसे उनको फीस भेज रहे हैं। ये बात आप भले आज दिल्ली बंबई में रह के जिसको सरकार से कोई लाभ मिला होगा वो सरकार की बात जरूर करेगा, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन जो विदेश में पढ़ने वाले बच्चे जिस बात की तकलीफ बता रहे हैं राहुल गांधी को, और राहुल गांधी उनसे साझा कर रहे हैं कि जिनकी आज से 9 साल पहले फीस 1.5 लाख जाती थी, आज 3.5 लाख रुपया जा रही है, क्योंकि रुपया कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले। तो उनका दर्द कौन सुनेगा? क्या आखिर उनकी भी तो बात सुननी पड़ेगी ना। अब विदेश में जाकर के बोल रहे, ये बोल रहे, निश्चित रूप से आप पार्लियामेंट की कार्रवाई देखिए, पूरे देश में बड़ी मुश्किल से खाना पूर्ति करने के लिए पार्लियामेंट 3 बार चलती है, सिर्फ औपचारिकता को पूरी करना। अगर कानून में ना हो तो वो भी ना चले। अगर 3 बार कानून में ना हो कि कम से कम 3 बैठक बुलानी है, यदि ऐसा नहीं होता तो एक भी बैठक नहीं बुलाते। और जब राहुल गांधी बोलते हैं ना, लेकिन फजील साहब आपको तो स्पेशल सत्र मिल रहा है, बोलते बैठक ही नहीं बुलाते। अभी स्पेशल सत्र का तो कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी का एक वक्तव्य मैंने सुना था, जब पहले वो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी लोकसभा में बिल लाने से पहले पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पास कराना चाहिए। कोई भाजपा का उस दिन अब्बास नकवी साहब हमारे साथ डिबेट में थे, उनसे मैंने पूछा कि आपको पता चला कि राष्ट्रीय कार्य समिति में कोई बात पास हुई है कि विशेष सत्र के पीछे सरकार की मंशा क्या है? कोई एजेंडा मालूम हुआ आपको? पूरे देश का एक भी भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समझ कोई एक व्यक्ति यह आके बता दे कि विशेष सत्र का एजेंडा क्या है? एजेंडा जब देश को नहीं पता है, विशेष सत्र का एजेंडा नहीं पता है, तो कैसे लोकतंत्र, किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं? जब देश की सरकार अपना एजेंडा नहीं बता रही है, देश की अपनी ही पार्टी में नहीं बता रही है, देश के लोगों तो छोड़ दीजिए, अपनी खुद की पार्टी के लोगों को भी देश का एजेंडा नहीं पता है विशेष सत्र का। कोई गारंटीज नहीं बोल सकता है कि ये एजेंडा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कोई भी स्पष्ट नहीं बता पा रहा है कि एजेंडा क्या है। तो किस लोकतंत्र की बात कर रही है? लोकतंत्र तो खत्म हो गया ना। यदि यार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपने क्यों नहीं पास कराया, विशेष सत्र में आपका एजेंडा क्या है? आप मत देश को बताइए, राष्ट्रीय कार्य समिति नहीं तो ये सब चीजें हैं। दूसरी एक बात क्लैरिटी में समझा जाए कि पार्टी और सरकार दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, और पार्टी और सरकार को अलग करके चला भी जाता है, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसका पारित होना कोई जरूरी नहीं है। नहीं, हमने कोई कानून नहीं बताया आपको। हमने अटल बिहारी वाजपेयी को क्या कोट किया कि उन्होंने कहा था कि हमारे देश की परिपाटी रही है जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक कि कोई भी चर्चा यदि पार्लियामेंट के अंदर हमारी कमी कुछ होगी तो वो फिल्टर हो जाएगी राष्ट्रीय कार्य समिति। पार्लियामेंट में हमको झिझकना ना पड़े, कोई आलोचना का कारण ना बनना पड़े, इसलिए हम कह रहे हैं। थोड़ा स्पष्ट करते हुए बता रहा हूं अपने दर्शकों को कि पार्टी और सरकार तो अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन पार्टी की नीतियों के कारण ही कोई पार्टी सरकार में आती है। तो सरकार पूरे देश के लिए होती है, सिर्फ पार्टी के लिए नहीं होती, ये भी एक तथ्य है। और पार्टी ही सरकार चलाए ये भी परंपरा सही नहीं होती है, इसलिए एक डिस्टेंस भी रखा जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि नीतिगत मामले भी जब पार्टी के नेताओं को पता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पार्टी नहीं, सरकार कोई और चला रहा है। संभवतः यही कहना चाह रहे हैं फजील अहमद जी। मैं आता हूं सत्यदेव चौधरी जी के पास। सत्यदेव चौधरी जी, हम लोग बात करते करते थोड़ा इधर उधर इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि समस्या ही इतनी बड़ी है, उसका और छोर दिखता नहीं है। लोकतंत्र जब कमजोर होता है तो जाहिर है कि दुनिया में रुपये की कीमत भी घट जाती है, रुपया भी कमजोर हो जाता है, निवेशक भी कम आने लगते हैं, अस्थिरता भी फैलती, बहुत सारी चीजें होने लगती है, इसलिए बहस का डायमेंशन इधर उधर हो जाता है। लेकिन आप बहस को मूल बिंदु पर लाएंगे कि कोई व्यक्ति लोकतंत्र को लेकर के देश के भीतर चिंता करे या देश से बाहर चिंता करे। लोकतंत्र की चिंता तो दुनिया के सामने भी लाई जानी चाहिए, देश के सामने भी लाई जानी चाहिए। जी देखिए, लोकतंत्र को मैं कितनी प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर में लोकतंत्र को सबसे ज्यादा समृद्ध और सबसे ज्यादा सुंदर व्यवस्था मानता हूं। अब लोकतंत्र क्या है, पहले तो इसका पता लगे ना। कोई लोकतंत्र किसको, आप वो कह रहे हैं लोकतंत्र है, ये कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है, और लोकतंत्र क्या चीज होती है ये हमें पता ही नहीं है।
तो लोकतंत्र तो मैं जहां तक समझता हूं एक सरकार बनाने की व्यवस्था को लोकतंत्र मानते हैं। सरकार बनाने की व्यवस्था जब लोकतांत्रिक नहीं है तो यह बहस कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। और इसी बहस को चलते चलते 75 साल बीत गए और कितने 75 साल बीत जाएंगे, लेकिन ये लोकतंत्र की बहस खत्म नहीं होगी। तो सबसे पहले लोकतंत्र की तो बात कर लें कि भाई लोकतंत्र क्या है, क्या चीज लोकतंत्र, कौन सी चिड़िया का नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर ना तो बीजेपी में दो ही पार्टियों की बात करें, अगर हम कांग्रेस और बीजेपी और बाकी की सब पार्टियां भी, तो लोकतंत्र के अंदर विश्वास तो इनको किसी को भी लोकतंत्र के अंदर विश्वास नहीं है, क्योंकि सबके सब गठबंधन के अंदर भ्रष्ट राजनीति के अंदर और जोड़ तोड़ साठ गांठ समझौते कर भ्रष्ट समझौते करके बहुमत बनाने की राजनीति में विश्वास करते हैं ये सब लोग। आज सब लोग इसी जुगाड़ में तो लगे हुए हैं ना, चाहे वो सत्ताधारी हैं या विपक्ष वाले हैं। और विपक्षियों का काम खाली ये थोड़ी है कि भाई इसकी नीति का विरोध करो। अरे नीति का विरोध करेंगे तो फिर आप भी तो बताइए ना, आपने अगर ये कह दिया जी कि बीजेपी वाले लोकतांत्रिक नहीं है तो आप लोकतांत्रिक कैसे बनोगे, ये भी तो समझाओ हमारे को। वो समझाने का कोई रास्ता है नहीं, वो कोई विचार है नहीं, या है तो भी जानबूझ के बोलते नहीं है। अब जिस राहुल गांधी की सदस्यता कानून कोर्ट ने बहाल करी, तो लेकिन खत्म कैसे करी गई? खत्म तो अलोकतांत्रिक तरीके से ही करी गई ना। राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला था संसद के अंदर, और संसद में जब चुने हुए प्रतिनिधि को आपने निकाल दिया, इसका मतलब तो यह हुआ कि उस क्षेत्र के कम से कम 20-25 लाख लोगों का आपने अपमान किया। आपका लोकतंत्र में विश्वास है ही नहीं। लोकतंत्र क्या चीज होती है ये आप जानते नहीं, और जब मर्जी जिस मर्जी को हटा देते हैं, जिस मर्जी को निकाल देते हैं। ये तो इन्होंने तो अपने मालिक बने, घर की सरकार भी घर का बना हुआ है इनकी, और संसद भी घर की बनी हुई है। देखिए, जब तक आप इस लोकतंत्र की परिभाषा नहीं गढ़ोगे, लोकतंत्र की परिभाषा का मतलब यही है कि सरकार लोगों के बहुमत से बने। जब लोगों के बहुमत से सरकार बनती ही नहीं है तो फिर लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र का कोई मायना नहीं है। जी जी मैं राजीव रंजन जी के पास आता हूँ। राजीव जी, लोकतंत्र तो कुल मिलाकर के जनता के लिए, जनता का शासन है, और वो जनता द्वारा हो ये भी जरूरी है। लेकिन जब जनता द्वारा ही नहीं होगा तो जनता के लिए भी नहीं होगा, और फिर जनता का भी नहीं बोल पाएंगे हम शासन। यही तो स्थिति है। सत्यदेव चौधरी जी यही कह रहे हैं कि आज हम कहते जरूर हैं जनता का है, लेकिन जनता का नहीं है, जनता द्वारा भी नहीं है। वो तो सांसद द्वारा, सांसदों का उद्योगपतियों के लिए शासन है, क्योंकि उद्योगपति के वो प्रतिनिधि हो गए हैं। सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। जी नहीं, बिल्कुल ये इस बात से मैं सहमत हूँ। सत्यदेव चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि, और आप भी जो कह रहे हैं कि जब अधिक से अधिक लोगों द्वारा यदि कोई उम्मीदवार जो है वो नहीं चुनाव जीतेगा, और वो एक मामूली सा, यानी कि 100 में से महज उसको 20, 25, 30 मैक्सिमम वोट आ जाए, और वो 30% वोट पाके यदि कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई विधायक बन सकता है, MP बन सकता है, देश का गृह मंत्री बन जाएगा पहले सांसद बनने के बाद, तो इस तरह की स्थितियां आएंगी। जहां तक लोकतंत्र के कमजोर होने की बात है, तो मुझे लगता है कि आप इस बिंदु पर सवाल उठा सकते हैं, यहाँ पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं कि जिस बहुमत के आधार पर जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुने जाने की बात है और हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा, हम सरकार चुने जाने की बात कर रहे हैं राजीव रंजन। सरकार जनता के बहुमत से चुनी जानी चाहिए, हम ये बात बिल्कुल मैं उसी बात को कह रहा हूं। तो ये जब बात होगी और इसकी जब चर्चा होने लगेगी, और जब इसको, इस प्रैक्टिस को जब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तब ऑटोमेटिक बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जहां तक बात यह है, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है, जब वो मजबूत होती है, तो शासन को अपने हिसाब से ही चलाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी
तो सुबह में चाय पर वो किसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलती थी, दोपहर में लंच के समय वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलती थी, और रात में डिनर के समय वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को और या अपने गृह मंत्री को बदल देती थी। कहने का मतलब ये है, तो जब भी कोई भी पार्टी पावर शक्ति के साथ, जब वो शक्तिशाली होगा तो अपने शक्ति का इस्तेमाल सही के साथ साथ वो गलत के लिए भी करेगा और अपने फायदे के लिए भी करेगा, अपनी मजबूती के लिए भी करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आप नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं कि उनका जो कुछ फैसला है वो बिल्कुल हमें लगता है कि ये मनमौजी वाला फैसला है, ये नहीं होना चाहिए। एक लोकतंत्र में, जैसा कि अभी हमारे साथ ही फैजल साहब फरमा रहे थे कि अभी विशेष सत्र आया और उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, ये मोटे तौर पर लोगों को पता होनी चाहिए कि आखिर एक विशेष सत्र जो है वो क्यों बुलाया जा रहा है। यदि ये नहीं पता है, पार्टी के अंदर वो चर्चा करे ना करे, वो एक बहस, वो अलग बात है, वो होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए। इस कुछ ऐसी बिंदुओं को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी जो केंद्र की जो सरकार है वो निश्चित तौर पे मनमौजी करते हुए आपको दिखेगी। लेकिन मैं इस बात को भी दोहराना चाहता हूं कि जिस पर हम आरोप लगा रहे हैं कि वो मनमौजी कर रहा है और लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, उस व्यक्ति को कोई मौत की सौदागर कर रहा है, कोई कब्र खोदने की बात कर रहा है, उस पर वो स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है पूरे देश में, उस पर एक एफआईआर भी दर्ज नहीं किया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा, उस पार्टी के द्वारा। तो हम ये कैसे मान लें कि हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया, हमारी विचार की जो अभिव्यक्ति है वो समाप्त होते जा रही है। हमको तो जो मन हो रहा है हम बोल रहे हैं, मोदी के पक्ष में बोल रहे हैं, हम उनके विरोध में बोल रहे हैं। हमें तो कभी कोई किसी भी तरह से हमें आज तक किसी ने नहीं टोका या कहीं से भी कुछ भी प्रेशर नहीं आया कि हम तो क्या कह रहे हैं, आप ग्लोबल पूरे विश्व की बात बोल रहे हैं ना। रंजन जी, आप इस बात को बार बार कह रहे हैं कि आप विरोध में बोलते हैं, फिर भी कोई रोकता टोकता नहीं है, लेकिन इसी बात को, आपकी बात को हम एक दूसरे तरीके से बोलते हैं। हमारी और आपकी बात अगर विरोध में भी है तो सरकार पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, तो वो नहीं रोकती टोकती है। जिनके बोलने से फर्क पड़ता है उनके यहाँ छापे पड़ते हैं, उनको जेल भी भेजा जाता है, उन पर यूएपीए भी लगाया जाता है, और विनोद दुआ जी जैसे व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा भी लगता है। वो तो हम ये समझें कि हम ये ना समझे कि हम बहुत आज़ाद हैं, हम ये समझे कि हमारे बोलने में वो ताकत नहीं है कि सरकार उसको महसूस करे। इस वजह से हम बचे हुए। जी ओमनाथ जी, ये कोई पैरामीटर, ओमनाथ जी, ये कोई बात नहीं हुई। ओमनाथ जी, आप इस पर बात बढ़ाइए। जी हाँ ओमनाथ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हैं आप। लोकतंत्र खतरे में है, ये सब चीज देखिए। हम जनता की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर राहुल गांधी बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो क्या वो राजस्थान में उसको ठीक नहीं कर सकते हैं? उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, माने जहां जहां दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, इंडिया गठबंधन में है, तो पब्लिक ऐसे देखती है कि देखिए ये अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार है तो वहां लोकतंत्र खतरे में है, बिहार में लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बंगाल में लोकतंत्र खतरे में नहीं है। तो आखिर जब इस तरीके से होगा तो पब्लिक समझती है कि ये क्या बोल रहे हैं। अब सचदेव चौधरी जो बात कह रहे हैं कि पब्लिक को मजबूती प्रदान करने के लिए लोकतंत्र परिभाषित करें, तो ये दोनों पार्टियां कोई करे तो वो इसलिए नहीं करना चाहती हैं क्योंकि वो इसी में रच बस गए हैं। अगर वो जिस दिन से लागू करे, पब्लिक को अधिकार मिले, पब्लिक के वोटों से चुनी हुई सरकार हो, सांसदों के और विधायकों के चुनी हुई सरकार रन न करे, तब जाके कुछ थोड़ा बहुत माने भला हो सकता है। ये आज वो समय आ गया है जो इस पे पुरजोर तरीके से बातचीत करने की जरूरत है और इसको लागू करने की जरूरत है। हम सब कुछ में सुधार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं कि हम पुराने कानून को बदल दिए, नए चीज लाए, तो इसको भी तो लाइए, इसको भी एक बार सुनिए कि आखिर सत्य बहुमत है क्या, और बहुमत परिभाषित तो हो, जन जन को पता चले कि आखिर बहुमत है क्या। हम वही कहते हैं, लोकतंत्र
वोटरों के लिए, आम जनता के लिए सिर्फ 1 दिन का होता है, नेताओं के लिए 365 दिन का होता है। क्योंकि जिस दिन आप वोटिंग डालने जाते हैं और उंगली में स्याही लगा के आ जाते हैं, वही आपका लोकतंत्र है। उसके बाद आपकी पूछ कोई नेता नहीं पूछने आता है, चाहे विपक्ष का हो, चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो, कोई पब्लिक से नहीं राय मशवरा लेने आते हैं, न उनका दुख दर्द बांटने गए हैं। हम कई फील्ड में भी काम करने गए हैं। ओमनाथ जी ने बहुत सरल भाषा में ये बता दिया कि लोकतंत्र जो है, आज के मतदाता वोट देने के बाद अपनी शक्ति नेताओं के सुपुर्द कर देती हैं, सांसदों के सुपुर्द कर देती हैं। फिर 365 दिन लोकतंत्र उनकी मुट्ठी में रहता है, जनता के हाथ से कटा हुआ होता है। और यही कारण है कि आज लोकतंत्र पर हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर इस बातचीत को अंत करने से पहले, समाप्त करने से पहले, कि लोकतंत्र के लिए बोलना, लोकतंत्र की चिंता करना, देश के लिए बोलना होता है। सरकार की आलोचना करना देश के लिए बोलना होता है। भाई, सरकार की आलोचना करना देश के खिलाफ नहीं हो सकता। हम आलोचनाओं को हमेशा रचनात्मक रूप में लें, चाहे व्यक्तिगत जीवन में, चाहे सार्वजनिक जीवन में, चाहे सरकार के स्तर पर। बातचीत को खत्म करने से पहले फजील अहमद जी कुछ बोलना चाहते हैं, सुन लेते हैं जी। देखिए, ये सब ठीक बात है कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, बिहार में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। ये हम आपकी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, और बीजेपी भी ये बात बोलती है कि वहां लोकतंत्र खत्म हो गया है। देश के लोकतंत्र की बात जहां भाई साहब बोल रहे हैं कि बोलने के बाद भी आप लोग आजाद घूम रहे हैं, FIR नहीं हो रहा है। सही बात है कि देश में कम से कम 5000 लोगों पर UAPA लगा है, जिसमें आदिवासी और मुसलमान ज्यादा है। अभी देखिए, कोई पेड़ जब बहुत बड़ा होता है ना, हमारा 70 साल का मजबूत लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है हमारे पास, इसलिए हम बहुत मजबूत हैं। और जब कोई बड़ा पेड़ गिराना होता है तो पहले छोटी छोटी डालियों को काट के हल्का किया जाता है पेड़, ये जान लीजिए। अभी आप ED CBI के जरिए लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, कल थाना वाला आपको पकड़ लेगा, सिपाही, बीट का सिपाही भी बोलेगा कि, और 10,000 से ज्यादा IT एक्ट में फेसबुक पर किसी ने लिख दिया, ट्विटर पर किसी ने लिख दिया, तो वो लोग भी जेल की हवा खा के आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई बच रहा है। बस ये जरूर है कि 70 साल से एक मजबूत लोकतंत्र हम लोग, चाहे लंगड़ा लोकतंत्र, चाहे अंधा लोकतंत्र, चाहे कमजोर लोकतंत्र, एक अम्बेडकर साहब का बनाया संविधान से एक मजबूत देश का निर्माण है। हम संविधान में है, इसलिए थोड़ा बचे हुए हैं, नहीं तो सरकार जो है ना, पीठ का सिपाही भी आपको जेल भेज देगा। जी, फजील अहमद साहब, आपकी बात में एक लाइन जोड़ दे तो और स्पष्ट हो जाए कि जितने लोग जेल में गए हैं उनमें वो लोग नहीं है जो सरकार के पक्ष में लिख रहे थे, अब विपक्ष के खिलाफ लिख रहे थे। वो लोग जेल में नहीं जाते हैं। विपक्ष के खिलाफ आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर कुछ लिख दिया तब वही लोग जेल में गए। ये भी एक सच्चाई है। हाँ, कुछ लोग बचे हुए भी जरूर हैं, जैसे राजीव रंजन जी हैं, प्रेम कुमार हैं, बच्चे, आप बचे हुए हैं, तो हम लोग खुशकिस्मत हैं, ऐसा मान के नहीं, हम लोग बचे हुए नहीं प्रेम जी, हम लोग लौट आए हैं हम लोग लौट के आ गए। अच्छा, चलिए, ऐसी बात नहीं है कि बचे हुए। यही विराम देने का वक्त। फिर लोकतंत्र विषयक चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, सत्यदेव चौधरी जी, राजीव रंजन जी, फजील अहमद जी, ओमनाथ जी, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। और हम खुश हैं कि इसकी संख्या बढ़ती जा रही